हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल। ये प्रूव करो कि जो स्क्वायर रूट 3 है वो इर्रेशनल है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एग्जाम्पल को करने के लिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये जानना जरूरी है। पर इर्रेशनल नंबर क्लास 9th में तुम बड़े डिटेल में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें इर्रेशनल नंबर्स की बहुत डिटेल में जाके अभी नहीं बताऊंगा कि आखिर ये क्या होते हैं। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना जानना जरूरी है उतना तुम्हें शॉर्ट में, ब्रीफ में बता दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, वो a बाय b की शक्ल में, बटे की शक्ल में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में लिखे नहीं जा सकते, ठीक है। और वहीं इसका उल्टा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें a बाय b की शक्ल में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसे जब हम a बाय b की शक्ल में लिखते हैं तो उसमें ये a और b ये दोनों होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इंटीजर मतलब कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, तो वो होंगे रैशनल नंबर। और इसमें ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है ना, जैसे यहां पर है b, तो ये 0 नहीं होगा अगर रैशनल नंबर के केस में कहा जाए। तो इर्रेशनल की बात करी जाए तो उसे तो इस शक्ल में लिखा जा ही नहीं सकता, ठीक है। फिलहाल इतना जानना जरूरी है इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था, तो यहां से ये मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं कि करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल है, फिर अपनी ही उस मानी हुई चीज को गलत साबित कर देंगे और कहेंगे ओहो, हमने तो गलती से सोच लिया था कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल है, ये तो इर्रेशनल निकला। ऐसा हमने करना है। इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं, यानी अपनी ही सपोजिशन को, एजम्पशन को, मानने वाली चीज को गलत साबित कर देना, ठीक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू द, या कॉमा आएगा, टू द कॉन्ट्रेरी दैट स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल। यानी सबसे पहले हम मान लेंगे कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, यहां पर कहते कि अगर हमने माना कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास a और b ये दो इंटीजर्स भी होंगे, जिसमें ये b 0 के बराबर नहीं होगा, जिसके लिए अपना ये जो स्क्वायर रूट 3 है वो a बाय b के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कह दिया ना कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है, तो मतलब स्क्वायर रूट 3 को a बाय b की शक्ल में मैं लिख सकता हूं, तो मैंने ये इसके बराबर कर दिया। उसके बाद सपोज दैट a एंड b आर को प्राइम, और अब हमें यह भी मानना है कि a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर a और b एक ऐसे दो इंटीजर हैं, ऐसे दो नंबर हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स करने पर इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 2 के प्राइम फैक्टर करो तो तुम क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2, बस यही होगा। यानी कि 2 के अलावा या 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसका नहीं आया। या फिर मैं कहूं तो 2 कह दो, या फिर और कौन सा नंबर कह दें, अपन 3 कह देते हैं, चलो। तो यहां पर 3 1 ज़ा भी 3 हो गया, यानी यहां पर भी 2 और 3 इन दोनों के ही प्राइम फैक्टर करने पर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर या प्राइम फैक्टर इसका नहीं आ रहा, तो ये हो गए अपने को प्राइम, ठीक है। यानी a और b में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब
यहां पर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी मैंने माना हुआ था। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, मैं b को इस इक्वल टू के इधर की तरफ भेज दूंगा। और हमें पता है कि कोई नंबर अगर इक्वल टू के एक साइड पे डिवाइड हो रहा होता है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहां b रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा b स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू बन जाएगा a। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, b को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग करूंगा दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि इसका भी कर देंगे स्क्वायर और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। मैं करके दिखा देता हूं ना, b स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a था, अब इसका भी मैं कर दूंगा स्क्वायर और इसका भी कर दूंगा स्क्वायर। अब अगर मैं b का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा b स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 3। अगर हम कोई भी रूट वाली दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो रूट हट जाता है। जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 आंसर आएगा। वैसे यहां पे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो यहां इसका बचा 3, इस b का बचा b स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो a स्क्वायर ही रहा। तो यहां पर मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब अगर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका मतलब यहां से मेरे को एक चीज दिख रही है जो अब तुम्हें भी दिखेगी कि a स्क्वायर जो है, ये a स्क्वायर जो है ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 जो है वो इसके डिवाइड में जा सकता है, 3 जो है वो इस a स्क्वायर के डिवाइड में जा सकता है और डिवाइड होके ये कुछ ना कुछ नंबर देगा जो कि b स्क्वायर जैसा होगा। यानी तुम कंफ्यूज मत हो, सीधी सी बात ये जान लो कि अगर इस तरह की इक्वेशन बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये a स्क्वायर इस 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और अगर ऐसा है कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी होगा कि a जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह भी होगा कि जो a है वो 3 से डिविजिबल है। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि a 3 से डिविजिबल होगा, इससे हमें क्या लेना देना। बताता हूं, सब बताऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि a और b को ऐसा मान लो कि ये को प्राइम है, कहा था कि नहीं कहा था। और को प्राइम है ऐसा मानने के लिए मैंने तुम्हें क्यों कहा, क्योंकि को प्राइम का मतलब है कि a और b इन दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। पर अब हम 3 को लेकर आएंगे एज अ कॉमन फैक्टर और फिर हमारी सपोजिशन गलत हो जाएगी। कैसे, ध्यान से देखते रहो, बस देखते रहो। अब a 3 से अगर डिविजिबल है तो मैं a इज इक्वल टू 3c करके लिख सकता हूं। जैसे जब यहां पर a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 3 हो गया। वैसे ही अगर अकेला a 3 से डिविजिबल है तो मैं a को भी तो 3 के बराबर लिख सकता हूं ना, और साथ में यहां पर b स्क्वायर था क्योंकि ये स्क्वायर है, पर यहां पर तो अकेला a है ना, तो अकेला एक नंबर लेके आना पड़ेगा ना, तो वो हम c ले आए। अब यहां पर c क्या है, c कोई भी एक इंटीजर है मान लो। उसके बाद मैं यहां पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी a की जो वैल्यू मैंने पीछे निकाली है, क्या निकाली है, मैंने निकाला है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। यानी कि यहां पर मैंने निकाला हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3b स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये पूरा रूट में चला जाएगा ना, तो a इतने के बराबर है। अब a इतने के ये जो बराबर है ना, इस a की ये वाली वैल्यू को मैं इस a की जगह पे पुट कर दूंगा। सो यहां पर a इज इक्वल टू 3c दिया हुआ है, a की जगह पे मैं रख दूंगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3c। और जब ये स्क्वायर रूट जो है इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3c का होल स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, c का स्क्वायर कितना होता है c स्क्वायर। अब यहां पे b स्क्वायर तो इस तरफ ही रहा, इस 3 को मैंने भेज दिया इस तरफ। अब 3 यहां b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 9/3 c स्क्वायर आएगा, फिर यहां पे 3 3 9 हो जाएगा।
है ना। फिर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3, यानी कि ये कितना बच गया अपना 3c²। अब यहाँ से मैं इतना पहुँच गया। अब यहाँ पे तुम देखो कि b² जो है वो 3 से डिविजिबल है, b² जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो b है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर a² जब 3 से डिविजिबल था तो a भी 3 से डिविजिबल हुआ, वैसे यहां पे b² अगर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर एक बात देखने वाली है भाई साहब कि a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों में 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ गया। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी उस चीज को कि a और b को प्राइम है, क्योंकि a और b अगर को प्राइम हैं जैसा कि हमने माना था, उस हिसाब से तो इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। 3 कैसे आ गया भाई साहब, 3 कॉमन फैक्टर आ गया ना। इसका मतलब a और b को प्राइम हैं, ऐसा जो हमने माना था रैशनल नंबर के लिए, यह चीज हमारी गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट है, हमने जो माना था वो गलत है। क्या माना था हमने कि √3 रैशनल है, √3 रैशनल है, उसे p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। p/q मतलब a/b, p/q गलती से मुंह से निकल गया, a/b की शक्ल में लिखा जा सकता है, और a/b जो है वो को प्राइम है। ये सब हमने माना था ना, तो ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं, यानी एट लास्ट मैं ये कह सकता हूं कि √3 जो है वो इर्रेशनल है। पहले हमने माना कि वो रैशनल है, फिर हमने उसे गलत साबित कर दिया और हमने कहा कि ओहो हमने गलती से मान लिया रैशनल है, ये तो इर्रेशनल निकला। ऐसे ये हो गया प्रूफ। और इसके बाद नीचे लिख दो तुम हेंस प्रूव्ड। अब देखो यार, तुमने अभी ये पहली बार किया है तो शायद तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, पर ये एक्चुअल में बड़ा ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी में, एकदम स्पीड में, ताकि अब तुम्हें ये नहीं भूलेगा। देखो, सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि √3 रैशनल है, मतलब मैं √3 को a/b की शक्ल में लिख सकता हूँ जिसमें a और b को प्राइम है। तो मैं यहाँ b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया, b² √3 = a बन गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, मैं यहाँ तक पहुँच गया। जब a² = 3b² आया, इसका मतलब जो a² है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब a जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, a = 3c, जहाँ पे c हमारा कोई भी इंटीजर है। अब अगर मैं इस a की जगह पे इस a की वैल्यू को भर दूँ, तो ये यहाँ पर भरने के बाद सॉल्व करके b² = 3c² आ जाएगा। अब यहाँ से b² 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ a और b दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब 3 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है, 3 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है। पर ये हमारी उस एजम्पशन को गलत प्रूफ करता है कि a और b को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम होने की वजह से a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर तो 3 आ गया। इसका मतलब ये हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन या ये जो कन्फ्यूजन हुई है वो हमारी गलत एजम्पशन की वजह से हुई है कि √3 रैशनल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √3 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल है, एंड हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का। नोट करो, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 6। चलो नोट करो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि है शो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। अब हमें यह प्रूव करना है या शो करना है कि जो 5 - √3 है वो इर्रेशनल है। अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल या क्वेश्चन को किया था। सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरा 5 - √3 एक रैशनल नंबर है या रैशनल है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो हमारे पास a और b दो इंटीजर होंगे, b 0 के बराबर नहीं होगा, और ये दोनों को प्राइम होंगे, जिसके लिए मैं ये लिखूंगा कि 5 - √3 जो है वो a/b के बराबर होंगे। अगर पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो ये उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है।
अब हमने क्योंकि इसे रैशनल माना तो a और b दो नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, b 0 के बराबर नहीं होगा डिनोमिनेटर वाला, जिसमें ये a और b को प्राइम होंगे, यानी इनका 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अब इसकी सॉल्विंग हमें कैसे करनी है फर्दर। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस √3 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊंगा। अब स्क्वायर रूट 3 यहां माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, और a/b यहां पे प्लस हुआ पड़ा है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5 माइनस a/b, इधर आ गया, स्क्वायर रूट 3 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहां तक मैं पहुंच गया, यानी कि ये मेरा 5 माइनस a/b इस स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, और यहां पर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, हमने मान रखा है, और जो 5 है वो तो इंटीजर है ही, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर तो है ही, तो मतलब इंटीजर हुआ। अब ये तीनों नंबर इंटीजर है, यानी कि ये पूरी वैल्यू मेरी क्या हो गई, एक इंटीजर हो गई ना। और अगर ये इंटीजर है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी तो इंटीजर हुआ। अगर ये नंबर इंटीजर है और ये इसके बराबर है तो ये भी तो इंटीजर हुआ, है कि नहीं। यानी कि हमें ऐसा कहा हुआ है, सिंस हम शुरू से मानते आ रहे हैं कि a और b ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, तो यहां से ये 5 माइनस a/b हमारा रैशनल हुआ। रैशनल क्यों हुआ भाई, अब देखो सीधी सी बात है, रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे a/b या बटे की शक्ल में लिखा जा सके, है ना। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, 5 माइनस a/b का अगर मैं एलसीएम ले लूं, इसे हटा देता हूं मैं, चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो लेना आता होगा ना, कि यहां पर सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है b, इसको लिख लेंगे यहां पे b, उसके बाद यहां नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं। अब 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, सीधी सी बात है, 1 को जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है 3, वैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय b कितना आएगा b, और उसी b को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, ये हो गया मेरे पास 5b माइनस, अब b, अब यहां पर एलसीएम लेते हुए एलसीएम के रूल तो पता होंगे ना, कि यहां पर जब यहां पर b है और यहां पे भी b है तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज आ जाता है a। अगर यहां b के अलावा कोई नंबर है, जैसे यहां पे 1 था जो b से अलग है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यहां पर अगर b है, यहां पे भी b है, सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम रह के एज इट इज आ जाएगा। तो 5b माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, स्क्वायर रूट 3, ये जो चल ही रहा था, इसको यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब यह कि ये बटे की शक्ल में आ गया, है ना, a/b की शक्ल में आ गया। ये न्यूमरेटर है अपना और ये अपना डिनोमिनेटर है, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट 3 के। अगर ये बटे की शक्ल में है, इसका मतलब ये 5 माइनस a/b, इसी को तो ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब ये चीज 5 माइनस a/b रैशनल हो गई। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट 3 जो इसके बराबर है, तो वो भी तो रैशनल हुआ, वो भी तो रैशनल हुआ। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई उस फैक्ट को कि स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है। हमने अभी प्रूफ किया, इससे पिछले एग्जांपल में हमने यही तो प्रूफ करा कि स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है। तो तुम कैसे कह सकते हो भाई कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल है, ये कैसे आंसर आ गया। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो ही इनकरेक्ट है, वो ही गलत है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन या कंफ्यूजन आई है, अराइज हुई है, वो इसी इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुई है। इसका मतलब अपना 5 माइनस रूट 3 जो है वो रैशनल है। ऐसी एजम्पशन हमने जो मानी वो गलत थी, और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इररेशनल है। आया समझ। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वैसे ही कर रहे थे कि एज्यूम कर लिया 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। अगर ये रैशनल होगा तो हमारे पास a और b दो इंटीजर होंगे, b 0 के बराबर नहीं होगा, a और b को प्राइम होंगे। उसके लिए 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 a/b के बराबर होगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, a/b को इधर ले आऊंगा, स्क्वायर रूट 3 को उधर ले जाऊंगा, यहां तक आ जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये रैशनल है तो फिर ये भी तो रैशनल हुआ स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये इसके बराबर जो है। अब स्क्वायर रूट 3 रैशनल हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है कि स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है। स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है, और ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन या कंफ्यूजन या जो गलत साबित होना इसलिए आया है
क्योंकि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत थी, और हमारी एजम्पशन क्या थी कि 5 - √3 रैशनल है। और अगर हमारी एजम्पशन गलत थी तो सही क्या है? सही ये है कि 5 - √3 इर्रेशनल है। और यहां पर ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी डन होता है। नोट कर लो, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम करते हैं अगली एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि है शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। अब हमें प्रूव करना है कि जो 3√2 है वो इर्रेशनल है। तो वही सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि 3√2 रैशनल है। तो उसके लिए ए और बी दो को प्राइम होंगे हमारे पास, ए और बी दोनों इंटीजर होंगे, बी 0 के बराबर नहीं होगा, जिसके लिए अपना ये 3√2 जो है, 3√2 जो है वो अपना a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर √2 को इस तरफ रख के 3 को अगर मैं इक्वल टू के इधर ले आऊँगा तो यहाँ a/3b हो जाएगा। यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर जो 3 है, a है और b है, जो 3 है, a है और b है, ये तीनों मेरे पास इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये जो a/3b बटे की शक्ल में लिखी हुई चीज़ है, ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर यही तो होते हैं जिसमें बटे की शक्ल में लिखी गई चीज़ें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी गई चीज़ें इंटीजर हो। तो वो चीज़ तो यहाँ पे हो गई प्रूफ। तो इसका मतलब a/3b जो है वो रैशनल है। और अगर ये चीज़ हमारी रैशनल है और √2 के बराबर है तो ये भी मतलब रैशनल हुआ। इसका मतलब √2 भी रैशनल हुआ। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 इर्रेशनल है। यानी कि हमने जब माना कि 3√2 रैशनल है और सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ तक इस चीज़ का मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास a/3b रैशनल है, तो इससे √2 भी रैशनल हो गया। पर ये तो गलत है, क्योंकि √2 रैशनल हो ही नहीं सकता। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये गलत साबित कर रहा है इस चीज़ को कि √2 इर्रेशनल है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन या कन्फ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि हमारी एजम्पशन ही गलत है। वो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, पर अब तो तुम्हें भी रट गई होगी ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट इज 3√2 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड कि जो 3√2 है वो इर्रेशनल है। और यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी डन होती है। मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या किया हमने, कैसे किया हमने देखा कि 3√2 को हमने एज्यूम कर लिया वो रैशनल है, जिससे ए और बी हमारे पास दो नंबर आ गए, दोनों इंटीजर, बी 0 के बराबर नहीं, दोनों को प्राइम, उससे ये इस चीज़ के बराबर आ गया। यहाँ से 3 को मैंने भेज दिया इस तरफ, ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को कि √2 जो है वो इर्रेशनल है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमारी असम्पशन गलत थी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3√2 जो है वो इर्रेशनल नंबर या इर्रेशनल होगा। इसी के साथ हमारी ये तीनों एग्जांपल्स होती हैं डन। पर वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही है हर लेक्चर के एंड होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं। तो वो तो करके ही जाएंगे। फिलहाल इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम बातें करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यार आज का ये लेक्चर होता है कंप्लीट। और आज की मज़ेदार सी बात क्या है सर? यार देखो, एक फैक्ट बताता हूँ तुम लोगों को, जस्ट अ फैक्ट, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला। तो मैं पता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन लगाने से पहले ऐसे अपनी निडल में से थोड़ी सी दवाई निकालते हैं, ऐसे 2 बार टैप करते हैं। क्यों? कभी सोचा है? यार जब भी डॉक्टर्स इंजेक्शन में दवाई भरते हैं ना, तो उस दवाई के साथ साथ कुछ एयर भी अंदर आ जाती है, जिससे अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं इंजेक्शन के। तो उन्हीं को निकालने के लिए डॉक्टर उससे 2 बार टैप करके थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देते हैं इंजेक्शन से। क्यों? क्योंकि अगर वो रॉ एयर किसी इंसान के या ह्यूमन बॉडी के अंदर चली गई तो ब्लड फ्लो में रुकावट आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ऐसा डॉक्टर्स करते हैं। ये तो जस्ट एक फैक्ट बताया मैंने। अब से जब भी तुम इंजेक्शन लगवाने जाओगे ना, ये चीज़ मैंने अब तुम्हें बता दी। अब तुम्हारे दिमाग में एक नया फियर अनलॉक हो गया। अब तुम जब भी इंजेक्शन लगवाने जाओगे हमेशा डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर अंकल वो एयर बबल निकाल दिए ना आपने, ऐसे करके, मतलब एयर बबल तो निकाल दिए ना?
हाँ, तो बस इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया, तुम्हारे दिमाग में एक नया फियर अनलॉक करने के लिए। बाकी एग्जांपल्स हो गई हैं, वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, कोई डाउट हो तो वो भी बता सकते हो। इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सारी डन हो चुकी हैं और इसकी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 भी डन हो जाएगी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल पर ये एक प्रॉपर सीरीज़ चल रही है। तुम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो अगर हमारे साथ साथ अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो। तो इस सिलेबस के कंप्लीट होने के दौरान तुम्हें बहुत सारी अलग अलग और भी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जैसे स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस, चैप्टर्स की लेक्चर वाइज तो सारी वीडियोस आती रहेंगी। हर चैप्टर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तैयार होती रहेगी। सारी वीडियोस एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आएंगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन क्लास 9th का है तो उसे भी ये चैनल शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लास 9th के साइंस का पूरा सिलेबस ऑलरेडी इस चैनल पे डन हो चुका है। क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले 2 चैप्टर्स डन हो चुके हैं और भी काफ़ी सारा कंटेंट उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी आने वाला है इस चैनल पर। तो मेक श्योर कि तुम लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे अच्छा सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।